सो वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज रोहित कुमार। आज आज से एक नई तरीके से यूपीएससी परीक्षा के द्वारा करंट अफेयर की शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपके मेंस एग्जाम में, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में वो आ सके, है कि नहीं? तो प्रीलिम्स और मेंस में कैसे आएगा? जब हम आपको न्यूज को बेहतर तरीके से सिर्फ प्रेजेंट करने से काम नहीं चलेगा। न्यूज हमारे मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या फिर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सका है, या किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इन सभी चीजों को चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको मेंस एग्जाम, साथ में आपको हम मेंस के क्वेश्चन भी आपको देने वाले हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो कि मैं आपको जो प्रेजेंट करने वाला हूं, अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको यूपीएससी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करें। बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से, शानदार तरीके से द हिंदू को पढ़ने का एक तरीका भी मैं बेहतर तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहला न्यूज हम आपको दिखाने वाले हैं, यहां से आप देखेंगे। आप सबसे पहले आज 18 दिसंबर 2024 द हिंदू में क्या क्या न्यूज के अंदर में है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सिलेबस को आप देखिए। सिलेबस है जीएस थर्ड का, इन्वायरमेंट का है। जीएस थर्ड इन्वायरमेंट का सिलेबस है। न्यूज है प्राइवेट एविएशन इज रिलीजिंग मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ इमिशन। अब ये इन्वायरमेंट का है। अब इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मेंस में बनेगा। तो पहला तो न्यूज आपका ये पेज नंबर 7 पर है। दूसरा न्यूज जो है आपको इंडियन पॉलिटी से है, जीएस सेकंड से पेज नंबर 10 पर, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। 18 दिसंबर है और आज वर्ल्ड माइनॉरिटी दिवस है, तो उससे संबंधित आपका। और तीसरा जो प्रीलिम्स के फैक्ट बेसिस पर है, जो 14th नंबर पेज पर है, फ्रांस रशेज एट टू मायोट आफ्टर टू साइक्लेन। और फिर न्यूज है आपका परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और फिर आपका डबल इनकम फार्मर। तो ये मेन जो है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मेंस में भी पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा। हम आपको दिखाने वाले हैं कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा आपसे और किस तरीके की चीजों। चलिए एक एक करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला हम शुरू करते हैं पहला एविएशन सेक्टर से संबंधित न्यूज के बारे में। क्या है ये एविएशन सेक्टर से संबंधित इस न्यूज की चर्चा? ये देखो, प्राइवेट एविएशन इज रिलीजिंग मोर देन इट्स फेयर शेयर। अब ये आपका न्यूज है, तो आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर पूछेगा? सबसे पहला आपको समझना होगा इसके बारे में, एविएशन सेक्टर और ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस के बारे में अगर हम बात करें तो समझिए आपका एविएशन सेक्टर और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम अपने देश की अगर हम बात करें, अपने देश को हम कंसीडर करें, है ना, एविएशन सेक्टर के बारे में, तो यहां पर देख सकते हो, कहता है कि इफ द कंसीडर अ कंट्री देन एविएशन सेक्टर वुड रैंक अमंग द टॉप 10 ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिटर। यानी भारत पूरी दुनिया में 10 ऐसे देशों में से टॉप 10 के अंदर में आता है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन पता होगा आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जैसे आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, जैसे आप कह सकते हो कि आप कार्बन मीथेन्स की बात करें, इस तरीके के आपका। अब यहां पर देख तो सकते हो कि एयर ट्रेवल्स वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग आपके ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी कि हाई कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से ये कहा जा रहा है कि जो एयर ट्रैवल होता है हाईली पॉल्यूटेड होता है। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं। आप देख सकते हो, क्यों भाई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इमिशन ज्यादा होता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा होता है, साथ में वेपर ट्रेल्स और एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण, इतने सारे इमिशंस होने के कारण आप कह सकते हो कि हाईली पॉल्यूटेंट्स के तौर पर इसको माना जाता है। ठीक है, तो अब इस चीजों पर आप समझना होगा, एक एक करके जानना होगा कि भाई ऐसा क्या है जो कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा। तो अब ये आपके एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर समझने की जरूरत है। आप देखिए, सबसे पहले प्राइवेट एयरक्राफ्ट के बारे में हम भारत के अंदर में बात करूं। भारत जो है ना, सबसे पहले भारत के अंदर में एयरक्राफ्ट से संबंधित प्रश्न पूछेगा, प्राइवेट जेट्स के बारे में और उसके हाई कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में। अब बात करेगा आपको प्राइवेट एयरक्राफ्ट इन इंडिया के बारे में। तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत में ना, भारत की अगर हम बात करें तो 112 प्राइवेट प्लेन्स है। मार्च 2024 तक
मार्च 2024 तक 112 प्राइवेट प्लेन्स भारत में हैं आपका, जिसकी रेशियो है 0.01 प्राइवेट एयरक्राफ्ट, यानी 1 लाख पॉपुलेशन पर मात्र इंडिया में 0.01 प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। जबकि ये रेशियो अमेरिका में जाकर के देखो तो 5.45 है, अमेरिका में 5.45, स्विट्जरलैंड में 3.76, इंडिया का रैंक टॉप 20 में आता है। यानी 20 देश है ना, उसमें से ऑनरशिप में प्राइवेट एयरक्राफ्ट का इंडिया 20 देशों में से एक आता है। लो मिडिल इनकम कंट्री में लीड कर रहा है इंडिया, आप कह सकते हो। तो आप बताओ कि पूरी इंडिया में 112 प्राइवेट प्लेन्स है मार्च 2024 तक, मतलब आप कह सकते हो कि 1 लाख पॉपुलेशन पर 0.01 पर आप कह सकते हो कि प्राइवेट है। जबकि अमेरिका में 5.45, स्विट्जरलैंड में 3.76 आप कह सकते हो। और ये बहुत तेजी से कहा जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट आप कंट्री बनने वाला है। तो कैसे होगा? दूसरी पॉइंट आप समझो कि जो प्राइवेट जेट यूजेज है ग्लोबल ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें समझना होगा कि रिसर्चर कहता है यहां पर, अगर आप देखेंगे कि रिसर्चर इस बात को एनालाइज करते हैं कि 500 किलोमीटर के अंडर में 47% ऐसे फ्लाइट्स हैं जो 500 के अंदर में किलोमीटर के अंदर में उड़ते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें 90% जो फ्लाइट्स है वो 200 किलोमीटर के अंदर में उड़ता है, इंडिया के अंदर में 500 किलोमीटर है। उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं डेस्टिनेशंस की बात किया जाए, उसी प्रकार से आप डिकार्बोनाइजेशन की बात करो। भारत सरकार फ्लाइट के और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने कदम नहीं उठाया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने एक लॉन्च किया था उड़ान, उड़े देश के आम नागरिक। उड़े देश के, उड़ान का फुल फॉर्म क्या था? उड़े देश के आम नागरिक, NABH। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए थे जिसके माध्यम से कि एयरपोर्ट की कैपेसिटी और उसकी कनेक्टिविटी इनहांस हो, यानी लोग अधिक से अधिक जो है फ्लाइट का प्रयोग कर सके। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का भी प्रयोग करने की बात कही जा रही थी। 2018 में स्पाइस जेट के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, एयर एशिया के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था 2023 में। और आगे आने वाले फ्यूचर सॉल्यूशन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिफिकेशन ये ऐसे एक्सप्लोर किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी भी भारत जो है बहुत पीछे है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि एनालाइज द एनवायरमेंटल चैलेंजेस पोजेस टू एविएशन इंडस्ट्री पर्टिकुलर प्राइवेट एविएशन और डिस्कस द पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स टेक्नोलॉजी टू रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। ये आपके मेंस एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ये क्या हो सकता है? आपके मेंस जो एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। तो आपको अब सोचो, अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसको एनालाइज करना है। आपको क्या करना है कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें और उत्तर लिख करके आप हमें कमेंट सेक्शन में, तो पॉसिबल नहीं है तो सिंपल सी बात है ऐप पर आप मैसेज सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। तो यूपीएससी परीक्षा के ऐप को आप डाउनलोड करें, वहां से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां पर आपको आंसर चेक भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका। चलिए दूसरे पर चलते हैं। अब ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटीज के बारे में। अब इसके बारे में ये बहुत शानदार न्यूज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही शानदार न्यूज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बता दूं कि इससे क्या प्रश्न हो सकता है। द हिंदू में ये पूछा गया है। आज को बता दूं कि 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर में वर्ल्ड माइनॉरिटी दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 18 दिसंबर को खास करके माइनॉरिटी राइट्स दिवस के तौर पर कौन है, और हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 में ये माइनॉरिटी से संबंधित प्रोविजन को ऐड किया गया है। तो हमें इसको समझना होगा कि दरअसल ये है क्या, किस तरीके से काम करती है, रिसेंट में क्या इस तरीके के पूरी कहानी को, उसके हिस्टोरी से लेकर एवरीथिंग को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। माइनॉरिटी राइट्स की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी राइट्स आर क्रिटिकल फॉर डेमोक्रेसी एम्फेसाइजिंग इक्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि माइनॉरिटी जो है, किसी ने बहुत बढ़िया लाइन कही थी कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा तो माइनॉरिटीज के भी अधिकार को देना पड़ेगा। ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा ये बातें कही गई थी कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट टू रिकॉग्नाइजिंग टू माइनॉरिटी राइट्स, यानी माइनॉरिटी राइट्स के बिना, अधिकार के बिना आप डेमोक्रेसी को एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं।
तो यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर को राइट्स ऑफ माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है, यानी माइनॉरिटी राइट्स डे आपको मनाया जाता है 18 दिसंबर को। आपको तो 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे मनाया जाता है, यूएन ने इसको एडॉप्ट किया है। अब इसकी ओरिजिन क्या है? अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो आपको 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था। 19वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में 1867 में, हंगरी ऑस्ट्रिया जो है के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में ये बात कही गई। उसके बाद हंगरी एक्ट में ये बातें कही गई, एक सेल रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ने 1874 में इसको ग्रांट किया गया था एज ए नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। उसी प्रकार से पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस शांति जो है माइनॉरिटी के बेसिस के आधार पर, पोलैंड हुआ, रोमानिया हुआ, युगोस्लाविया हुआ, इन सभी माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस के लिए पीस ट्रीटी किया गया। उसी प्रकार से आपको बता दूं कि जो अल्बेनिया हुआ, फिनलैंड हुआ, इन सभी देशों ने भी माइनॉरिटी के प्रोटेक्शंस के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। अब हम बात कर सकते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स की। अगर हम बात करें तो जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1948 पढ़ेंगे तो वहां पर भी आर्टिकल 27 जो है, जो प्रत्येक इंडिविजुअल को यह दिया है कि राइट टू कम्युनिटी एंड द कल्चरल पार्टिसिपेशन, यानी आपको अधिकार है कि अपनी कम्युनिटीज को, अपनी कल्चरल को आप जिंदा रख सके। अब ये सवाल तो यहां तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है सर, लेकिन भारत में इसका क्या प्रावधान है? भारत के प्रावधान को समझना होगा। तो भारत में इसके प्रावधान क्या दिए गए? तो भारत की अगर हम प्रावधान की बात करें, माइनॉरिटी राइट्स की बात करें, तो सबसे पहला अगर आप चले जाओ हमारे इंडियन कल्चर के अंदर में, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम चले जाओ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट किया था। पंडित जीबी पंत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जीबी पंत ने सबसे पहले हाईलाइट किए थे कि हमें क्या करना होगा कि यहां पर माइनॉरिटी को इंपॉर्टेंस देना होगा, उसकी सुरक्षा के लिए तो मल्टीकलरिज्म, इक्वालिटी को एम्फसाइज करना होगा। इसीलिए भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से 30 तक माइनॉरिटी की बात किया गया है। माइनॉरिटी, लेकिन सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 29 को पढ़ोगे तो वहां पर माइनॉरिटी को ग्रांट दिए गए, उनको राइट टू कंजर्व किया गया कि आप अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हो। आर्टिकल 30 जब पढ़ोगे तो वहां पर राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, यानी आप अपनी जो माइनॉरिटी के अधिकार को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं। यही नहीं, आर्टिकल 30 के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर में दिए गए। यहां तक कि अगर हम बात करें कि आर्टिकल 350 और आर्टिकल 350 का बी जो है प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, मदर टंग की बात करता है कि आप अपनी मदर टंग, अपनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी आप कर सकते हो। यहां तक कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में माइनॉरिटी राइट्स की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस 2024 में आर्टिकल 30 को अपहेल्ड किया था। उसी प्रकार से संत जेवियर कॉलेजेस केस 1974 में इक्वालिटी कहा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आर्टिकल के थ्रू दोनों बराबर है। वहीं पर केशवानंद भारती केसेस 1973 में कहा था कि माइनॉरिटी राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से कोर्ट ने भी इस बात को रूल किया था कि माइनॉरिटी जो है अधिकार है, तो मेजॉरिटी को अगर बराबर अगर करना होगा तो कहीं ना कहीं इस अधिकार को मानना होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये पता है, सबसे पहली बात तो दिक्कत यही पर ये है कि हमारे संविधान के अंदर में ने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया कि माइनॉरिटी दरअसल में है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट के व्यूज के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी को डिटरमाइन किया गया है स्टेट लेवल पर। आप कह सकते हैं यहां क्राइटेरिया दिया गया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बेसिस के आधार पर, कई बेसिस पर। तो माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है हमारे संविधान के अंदर में, लेकिन हां कोर्ट टाइम टू टाइम उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, बताएगी कि क्या माइनॉरिटी। अभी लैंग्वेज के बेसिस के आधार पर, रिलीजन के बेसिस के आधार पर इनको दिया जाता है। तो कंक्लूजन यही हुआ कि माइनॉरिटी राइट्स जो है इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेटिक की फंक्शनिंग, इसके बिना डेमोक्रेटिक की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। और यूपीएससी इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछती है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने 2018 में प्रश्न पूछा था माइनॉरिटी से संबंधित कि वेदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कैन इन्फोर्स द इंप्लीमेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। एग्जामिन करो 150 शब्दों को। तो आपको जो भी चीज आपने पढ़ा, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लिखेंगे।
ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में वो चीजें मिल जाएगा आपको कि कहां पर इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको पोस्ट करना है। तो वेदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, तो यहां का कीवर्ड क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना, के बारे में, इसके इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, इंप्लीमेशन से रिलेटेड, इसके रिजर्वेशन से संबंधित, रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से संबंधित इन चीजों की बात कही गई है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलो, एक आपको पेज नंबर है साइक्लोन से संबंधित है। फ्रांस के अंदर में साइक्लोन का केसेस अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसके बेस के आधार पर, तो ये केसेस है। तो सबसे पहला तो हम इसके बारे में हम बात करते हैं, फ्रांस के अंदर में एक साइक्लोन के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो इसमें आप समझ लो कि ये है बहुत सारे छत उखड़ गए हैं। तो इसके बारे में हम समझ लीजिए कि मान लिया कि क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि साइक्लोन चीडो, साइक्लोन जो है चीडो, साइक्लोन चीडो कहां फॉर्मेशन हुआ, तो 24 दिसंबर को फॉर्मेशन, ये दिसंबर 2024 को साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन में, साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन में फॉर्म हुआ है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साइक्लोन चीडो, अब ये पूछ सकता है कि किस कैटेगरी का है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन है। फिर उसके बाद देख सकते हो कि मेड लैंडफॉल मॉरिशस के अंदर में, 11 दिसंबर को मॉरिशस में भी बना था। सिप में आप कह सकते हो कितनी स्पीड थी, 155 मेगा आप पर आवर आप कह सकते हो कि आपका हैवी रेनफॉल हुआ। उसके बाद तो ये आपके प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्रॉपिकल का कैसे फॉर्मेशन होता है, ये जियोग्राफी का है, उसी बेस के आधार पर कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सर डेली न्यूज एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में ये न्यूज है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, आपके इन्वायरमेंट में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, अगर हम इसके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या है, साइंटिस्ट जो है ना, वैज्ञानिक लोगों ने अभी हाल फिलहाल में देखा कि जो ब्लैडर होता है, जो ऑर्कस ब्लैडर है, उस ब्लैडर में फैट लेयर होते हैं, जो स्किन के अंदर में फैट लेयर हो रहा है, जो हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स को स्टोर कर रहा है, टॉक्सिक केमिकल को स्टोर कर रहा है एग्रीकल्चर। तो ये है क्या दरअसल, इसके बारे में हमें कहानी को समझना होगा। तो सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है क्या, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है। ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस ऐसा होता है जो कंप्लीटली कार्बन बेस्ड होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर में ये कार्बन बेस्ड सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिसके अंदर में पेस्टिसाइड्स होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, ये सारे परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो होता है, इसको ब्रेक करना बहुत टफ है, कठिन है। डू नॉट ब्रेक डाउन टू इजीली, आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है ना। ये लगातार जो है इन्वायरमेंट में हमेशा बना हुआ रहता है, वो हमेशा लंबे समय तक रहता है, वाटर के अंदर में, विंड के अंदर में, इवेंचुअली यहां तक कि आपके खाने के अंदर में, यानी कि ये धीरे धीरे बायो अक्यूमुलेशन होता रहता है, और ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो ये कह सकते हो इस पॉइंट पर। दूसरा, ग्लोबल ट्रीटी, अब इस समस्या का समाधान के लिए दुनिया के अंदर में किस प्रकार के कदम उठाए गए, तो इसके लिए कन्वेंशंस लेकर के आया था, जिसको स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन द पीओपीएस में, जिसके तहत इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबली स्तर पर पॉल्यूटेंट जो परसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, इसको कम किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। ये 2004 में इसको लेकर आया गया था। साथ में पेरिस, साथ में जो पार्टीज ऑफ कन्वेंशन है, उसने भी इस पर कमिट किया था कि भैया जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहिए। 185 देश जो है रेटिफाई कर चुका है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन को। 34 पीओपी लिस्टेड है, जिसमें 17 में पेस्टिसाइड है, 15 इंडस्ट्रियल केमिकल है, और 7 जो है यूनिक आपका प्रोडक्ट है। तो आप कह सकते हो कि बहुत खतरनाक है। यूपीएससी ने 2013 में इस पर प्रश्न पूछा था कि व्हाट आर द की फीचर ऑफ अ स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन persistence organic pollutants and what are the benefit of this convention in India। 250 शब्द में 15 आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, बिल्कुल लिखिए कि what is the persistent organic pollutants। आप लिखिए कि what is a Stockholm convention। Stockholm convention का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द रिलीज ऑफ। इसने कब शुरुआत हुई? 2004 में आया। कितने देश? 185 देश। कितने तरीके के? 34 तरीके के। ये सारा पॉइंट इसके अंदर में आप लिख सकते हो। अब चलिए, अब किसानों के दुगना आय की बात है, डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर। अब डबलिंग इनकम ऑफ द फार्मर के अंदर में आपको पता होगा कि भारत सरकार जो है
कितना ये किसानों को वादा किया था कि आपका जो आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन क्या उसकी आय दुगनी हुई? अब इसी से संबंधित इन सभी आर्टिकल पर चर्चा किया है। तो सिंपल सी बात है कि इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि सरकार किस तरीके की कदम उठा रही है, किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, किस तरीके के चीजों को डिजाइन किया है ताकि किसानों की आय दुगनी हो जाए, है ना। तो इसको समझना होगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट स्ट्रक्चर का पार्ट, स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट होता है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है। उनमें से एग्रीकल्चर किसके अंदर में आता है? स्टेट सब्जेक्ट में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट लेवल पर आपको पॉलिसी बनाता है, बहुत सारे सरकार ने फार्मर के वेलफेयर के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं, बिल्कुल, ताकि फार्मर की इनकम बढ़े, उसके लिए स्ट्रैटेजी, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े क्रॉप्स का, उसके कॉस्ट मिले, उसको एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हो, इस तरीके की बहुत सारे चीज देखने को मिलते हैं। सरकार जो है बजट भी इसके लिए तैयार करे और बहुत सारे ऐसे कानून जो है सरकार ने बनाया है किसानों के लिए। हालांकि अब ये लागू हुआ कि नहीं हुआ ये आप सबको पता ही हो। जैसे आपको बता दो कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है, जिसको पीएम किसान के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन स्कीम फॉर फार्मर के लिए। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आपका। उसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर जो प्रमोट करता है, कलेक्टिव फार्मिंग की बात करता है। उसी प्रकार से इस तरह, तो ये जो है बहुत सारा पॉइंट आपको, सॉइल हेल्थ कार्ड जो कि आप फार्मर को सपोर्ट करता है, उसको कि उसकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसी है, क्या चाहिए। फिर मिड आया था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टू हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये सारे चीज आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में। और यूपीएससी मेंस में कई बार प्रश्न पूछा गया कि गिवन vulnerability of the Indian agriculture very nature to discuss the need of the crop insurance to bring out of the future प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इस पर बहुत सारे प्रश्न आप अपने लिख सकते हैं। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का न्यूज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीएससी परीक्षा के वेबसाइट पर जाओ, वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या यूपीएससी परीक्षा के ऐप डाउनलोड करें। आप यूपीएससी परीक्षा के ऐप डाउनलोड करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब मेंस के आंसर राइटिंग लिख करके भी आप सेंड करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।